टॉपिक था बेटा एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ध्यान दें, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, जैसे अपन ने कहा मुख से भोजन मुख गुहा में आया, मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय और आमाशय के बाद का जो भाग होता है उसी को कहते हैं छोटी आंत। जहां पाइलोरस जो भाग होता है, जहां के खुलता है ग्रहणी के अंदर, वही भाग किसका है? छोटी आंत का। तो सबसे पहले ध्यान दें बेटा, छोटी आंत की जब बात की जाती है तब आपको ध्यान ही होगा कि जब मुख और मुख गुहा और ग्रसनी और ग्रसिका से भोजन जब आमाशय में आता है तो ये आमाशय से अपन कह रहे हैं जो आगे मुड़ता है यूं, ये जो भाग रहता है इसको ग्रहणी कहते हैं। और ग्रहणी ये यू आकार की होती है, ग्रहणी यू आकार की होती है। यहां एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि ग्रहणी जो यू आकार की है, इसके बाद में जो आंत की बात कर रहे हैं अपन, वो जो भाग आगे जाता है ऐसे, फिर इसके बाद में जब इसमें यू इस तरीके के मोड़ आ जाते हैं, भाग कुंडलित हो जाता है, कुंडलन हो जाता है। तो ध्यान रखने योग्य बात यह हुई कि आमाशय की बाद का जो स्टेप ग्रहणी, जिसके बाद का जो ये भाग आता है इसको बोलते हैं अग्रसुदांत्र, और फिर वाला जो भाग रहता है उसको बोलते हैं सुदांत्र, जो आगे यहां पे अपन कह रहे हैं या भाग बड़ी आंत के अंदर ये खुलता है कॉलम वाले में। तो भाग कितने हुए? छोटी आंत के 3 भाग हुए। कितने भाग होते बेटा? 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। एक का नाम है ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनियम कहते हैं, अग्रसुदांत्र और एक होता है सुदांत्र। तो ग्रहणी ड्यूडेनियम कहते हैं, इसको जेजुनम कहते हैं, इसको इलियम कहते हैं। कितने स्टेप हुए? 3 भाग हुए। किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। तीनों भाग में बड़ी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि हमने आमाशय के 3 भाग बटे थे, जठरागम, फंडस पार्ट और एक था जठरा निर्गम। तो जठरा निर्गम का भाग जिस भाग में खुलता है वो कौन है? ग्रहणी। और वो ग्रहणी किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कई बार किसी को पूछा जाता है कि आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का वो भाग का नाम बताइए जो छोटी आंत में खुलता है, तो सीधी बात आएगी यहाँ पाइलोरिक भाग कहें या जठरा निर्गम जो भाग होता है, पाइलोरस भाग होता है, वो आके ग्रहणी में खुलता है। अब यह ध्यान रखने योग्य बात है कि ग्रहणी जो है यू आकार की, यू आकार की है। दूसरी बात यह है कि ये छोटी है, लेकिन छोटी बोले ये, इसका आकार वहां पर एक चौड़ाई में कैसी है? छोड़ी है ये। तो ये ध्यान रखना, यू आकार की और साथ में कैसी है? स्थायी है। ये 3 विशेषता होती है ग्रहणी की। किसकी होती है? ग्रहणी की। फिर आप बात ध्यान दीजिए कि ये ग्रहणी जिसमें हम बात करें तो यहां पर आपको ध्यान होगा एक संरचना होती है येलो कलर के, आपको कलरफुल हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसको हम अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। और यहां एक संरचना आपको दिखाई देगी जहां एक तरह से हम उस संरचना को 2 पार्ट में बांटते हैं, और यहां पर एक और येलो कलर की जो होती है उसको हम पित्ताशय कहते हैं। और ये लीवर है, और लीवर के 2 लोब्स होते हैं।
ये दो भागों में बटा है। अब ध्यान रखने योग्य बात क्या है? ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पिता से जो है, कौन? जो पिता से है, गॉल ब्लैडर जो होता है, कौन होता है? गॉल ब्लैडर जो होता है, उस गॉल ब्लैडर की बात करें तो उससे एक वाहिनी निकलती है, एक डक्ट निकलती है, एक नलिका निकलती है। इसे पिता से वाहिनी कहते हैं। क्या कहेंगे? पिता से वाहिनी। वो कहां से निकलेगी? वो इससे निकलेगी। ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है। अब ये अपन कह रहे हैं कौन है? ये लीवर है, यकृत है। तो ध्यान दीजिएगा, यकृत से सामान्य वक्रत वाहिनी, इन दोनों से, तो ये एक हुई सामान्य यकृत वाहिनी, एक मैं कह रहा हूं पिता से वाहिनी। अब ये क्या है? ये दोनों यहां से मिल जाएगी आपस में, और फिर किस पार्ट में आ जाएगी? ध्यान दो, इस यू आकार की ग्रहणी। तो ध्यान दें, सामान्य क्या है? यकृत वाहिनी। और कौन हुई? और मैंने कहा पिताशय से निकलने वाली पिताशय वाहिनी। ये हो गई पिताशय वाहिनी। इन दोनों के मिलने से, ये दोनों ही मिलकर, तो ये और ये दोनों ही मिलके एक नली बनती है, जिसको हम कहते हैं सामान्य पित्त वाहिनी। इसको क्या बोलोगे? सामान्य पित्त वाहिनी। तो ये सामान्य पित्त वाहिनी आकर कहां खुलती है? ग्रहणी में। तो ग्रहणी में और आकर कौन खुल गया भाई? सामान्य पित्त वाहिनी। सामान्य पित्त वाहिनी। एक बात ध्यान रखने योग्य यहां और है कि ये जो पेंक्रियाज है, अग्नाशय है, इससे भी एक वाहिनी निकलेगी। उसको क्या कहेंगे? अग्नाशय से निकलने वाली वाहिनी को अग्नाशय वाहिनी कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्नाशय वाहिनी। अब ध्यान रखना, एक ये सामान्य पित्त वाहिनी और एक ये अग्नाशय वाहिनी, दोनों ही नलिकाएं किसमें आती है? ग्रहणी में प्रवेश करती है। ये दोनों ही जहां प्रवेश करती है, ये दोनों ही जहां पे प्रवेश करती है, एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि इस सामान्य पित्त वाहिनी को नोट कर लीजिएगा, डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। किसे? सामान्य पित्त वाहिनी को डक्टस कोलोडोकस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोलोडोकस क्या है? या सामान्य पित्त वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी, दोनों कहां खुलेगी? ग्रहणी में। इसलिए आपको ध्यान होगा, अग्नाशय वाहिनी अग्नाशय रस लेके आएगी, और इधर सामान्य पित्त वाहिनी पित्त रस को लाएगी। ये दोनों ही रस इकट्ठे होके कहां जाएंगे? इस यू आकार की ग्रहणी में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए भोजन का डाइजेशन जो हो रहा है, वो अधिकतर जो पाचक एंजाइम होंगे, और साथ में जो रस कह रहे हैं अपन भोजन को पचाने में सहायक है, इसलिए ग्रहणी इनके लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर कहें ग्रहणी है जो अपन कह रहे हैं मैक्सिमम इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी है, लेकिन चौड़ाई में छोटी है, और है कैसी? स्थायी। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है
कि यहां पर इन नलिकाओं के आगे एक अवरोधनी पाई जाती है, अवरोधनी पाई जाती है, जिसकी वजह से ग्रहणी में आया हुआ ये पित्त रस और अग्नाशय रस वापस ना चला जाए, इसलिए अवरोधनी वहां पर, उसको स्फिंक्टर इन ओडी कहते हैं, ये अवरोधनी उसको रोक के रखती है। तो उस अवरोधनी का नाम क्या है? ओडी। उसका नाम क्या है? ओडी। तो ये ओडी जो अवरोधनी ढकने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता ना, यही बात हुई कि ये भी यहां पर क्या कर रही है? ढक रही है। आसान सा तरीका है, मारवाड़ी लैंग्वेज में याद रख सकते हैं आप कि ओडी, ओडी का मतलब ढकना, ढकने का मतलब कवर करना, रोकना, तो अवरोध करना। तो ये अवरोध कर रही है कि वापस ना जाए, उसको क्या कहते हैं? ओडी की अवरोधनी। ओडी की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ ओडी, अवरोधनी ओडी जो कहते हैं, वो वापस इन दोनों रसों को जाने नहीं देती है, या अपन कह सकते हैं भोजन को पुनः आमाशय के अंदर या जठर निर्गम भाग में प्रवेश करने नहीं देती है। तो ये पाइलस भाग के द्वारा ये छोटी आंत में ये अपन कह रहे हैं जठर निर्गम का जो भाग है, उसके आगे वाला आने वाला भाग ही छोटी आंत, और छोटी आंत का एक ग्रहणी भाग। विशेष रूप से यहाँ जबरदस्त एक तंतु बनता ही है इन वाहिनियों से। फिर बात आती है अग्रसुदांत्र की। तो बेटा ध्यान दें, अग्रसुदांत्र, अग्रसुदांत्र जिसको हम जेजुनम कहते हैं, क्या कहते हैं? जेजुनम। तो अग्रसुदांत्र जिसे हम जेजुनम कहते हैं, तो यहां ध्यान रखने योग्य बेटा बात है कि ये जेजुनम जो अग्रसुदांत्र, यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य ये हुई कि यह कुंडलित भाग है। कैसा भाग है? कुंडलित है। ये कुंडलित भाग है और इसकी लंबाई कहें तो लगभग 1 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है बेटा? लंबाई 1 मीटर होती है, और ये कुंडलित भाग है, जो ये भाग रहता है प्रारंभिक का। इसके बाद अगला जो भाग आता है वो है सुदांतर, जिसको इलियम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बेटा? जिसको इलियम कहते हैं। ये इलियम पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि इलियम पार्ट में जो अपन कह रहे हैं ये नलिका अति कुंडलित होती है, बहुत सारे यूं कुंडलित होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलियम पार्ट में अति कुंडलित होती है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा कुंडलित कहां पर होती है? इलियम पार्ट में। समझ गए बेटा? तो इलियम पार्ट में यह अति कुंडलित संरचना होती है, और इसकी लंबाई कई बुक्स में आपको 2 मीटर मिलेगी, लेकिन स्पेसिफिक बुक्स के अंदर आरबीएससी के बुक में आपको इसकी साइज मिलेगी 1.75 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसको मीटर लिखना है यहाँ, 1.75 मीटर बोले तो 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ये 75 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर मिलकर क्या बन जाएंगे? 1 मीटर। इसी तरीके से कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी हो गई? 3 मीटर होती है। कितने मीटर होती है? 3 मीटर होती है। अब हमें ये देखना है इसके आंतरिक संरचना में कि छोटी आंत की आंतरिक संरचना में कौन कौन से वित्तीय के स्तर पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। तो अब हम उनकी संरचना पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम सुदांत्री संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? सुदांत्र की संरचना का अध्ययन। तो सबसे पहले बात यह आ जाती है कि जब हमने ग्रसनी पढ़ी, ग्रसिका पढ़ा, आमाशय पढ़ा, तो आमाशय के अंदर भी हमने यही कहा कि इसके आंतरिक जो भित्ति के जो स्तर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। सिरोसा, पेशीय स्तर,
सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इसी तरीके से इस छोटे आंत के सुधांत्र भाग की संरचना का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें यहां भी ये ध्यान रखना है कितने स्तर होंगे, 4, सिरोसा, पेशी स्तर, सब म्यूकोसा स्तर एंड म्यूकोसा स्तर। अधश्लेष्मिका म्यूकोसा को सब म्यूकोसा को कहते हैं अधश्लेष्मिका और म्यूकोसा को कहते हैं श्लेष्मिका। तो ध्यान दें बेटा, 1 नंबर ये भाग हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुए। तो इसके भी आंतरिक संरचना में कितने स्तर हुए, 4 स्तर हो गए बेटा। कितने स्तर हो गए, 4 स्तर हो गए। आराम से और मजे से समझिएगा कि 4 स्तर हो गए, सिरोसा हुआ, पेशी स्तर हुआ, सब म्यूकोसा हुआ और म्यूकोसा हुआ। अब ये जानना ये है कि इसमें सबसे बाहरी स्तर कौन सा है और सबसे भीतरी स्तर कौन सा है। तो सिरोसा जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस इलियम की आंतरिक संरचना का सबसे बाहरी स्तर है। ये कैसा है, सबसे आउटर, सबसे बाहरी स्तर है, जबकि म्यूकोसा सबसे भीतरी स्तर है। म्यूकोसा सबसे भीतरी स्तर है और सबसे बाहरी स्तर कौन है, सिरोसा। म्यूकोसा को श्लेष्मिका कहते हैं हिंदी में और इसको अधश्लेष्मिका। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है, सबसे पहले हम कहेंगे कि जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा है इन दोनों स्तरों के अंदर वलन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, वलन पाए जाते हैं। वलन का मतलब कुंडलन, जो फोल्ड्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कहें ये जो फोल्ड्स रहते हैं यहाँ पे वो लगभग इन दोनों की बात करें तो उन 8 mm के रहते हैं लगभग। किसमें, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों के अंदर बात करें तो यहाँ पर वलन पाए जाते हैं, कुंडलन वलन पाए जाते हैं, अति कुंडलन होते हैं। ऐसे फोल्ड्स जो पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बेटा कैकरिंग के वलन। अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कई बार कैकरिंग के वलन किसे कहते हैं। ये सुधांत्र जो इलियम संरचना के मुख्य भाग है, इन्हीं को ही समझना है इसके अंतर्गत। सबसे पहले कैकरिंग के वलन किसे कहते हैं। ये 4 स्तर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अंदर से इस तरीके से दिखते हैं। तो इसमें कैकरिंग के वलन क्या है, ये आपको दिख रहे हैं, फोल्ड्स दिख रहे हैं, वलन्स हो रहे हैं इस तरीके से, ये फोल्ड्स जो बन रहे हैं। इन वलनों को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं कैकरिंग के वलन। और ये लगभग कितने होते हैं, ये 8 mm के होते हैं। इसके बाद जब बात आगे बढ़ती है, या हम इनको कह सकते हैं 8 नहीं कहेंगे, लगभग 1 mm का कहेंगे ना। 8 mm के तो वो हो जाएंगे विलय। ओके राइट, तो याद रखिएगा 1 mm के आकार के ये फोल्ड्स होते हैं। फिर अपन कहते हैं कि अगला जो स्टेप होता है विलय या रसाकुर। रसाकुर या विलय, और इसके अंदर एक होता है सूक्ष्माकुर। सूक्ष्माकुर जिसको कहा जाता है बेटा माइक्रो विलय। तो पहले तो ये ध्यान देना है कि म्यूकोसा भाग में, अच्छे से समझो कि म्यूकोसा भाग में पाए जाने वाले अंगुली नुमा उबार नुमी जो संरचना है जिनको रसाकुर कहते हैं। तो ये अंगुली नुमा उबार जो पाए जाते हैं म्यूकोसा क्षेत्र के अंदर, भाग के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रसाकुर। और इन्हीं रसाकुरों को इंग्लिश में विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई। तो ये ध्यान रखना, इन्हें रसाकुर या विलाई कहते हैं। अब ध्यान रखने योग्य, विलाई किसे कहते हैं, रसाकुर किसे कहते हैं कि अधश्लेष्मिका के ऊपर वाला भाग जो म्यूकोसा होता है जिसको श्लेष्मिका कहते हैं, इसके अंदर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। ऐसी संरचना को रसाकुर कहते हैं। अब बात आई इन रसाकुरों की, तब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इन रसाकुरों के ऊपर भी 1 mm आकार के जो उभार पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाई। ये हो गया माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई जैसे हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्माकुर। क्या कहा जाता है बेटा, सूक्ष्माकुर।
तो ये सूक्ष्माकुर कहा जाता है, माइक्रोविलाई कहा जाता है, जो रसाकुर के ऊपर 1 म्यूएम के पाए जाते हैं। इनकी संरचना जिसका अपन कह रहे हैं कितनी होगी, 1 म्यूएम की होगी। तो ये इसको कहेंगे माइक्रोविलाई, ये विलाई के ऊपर हो गया माइक्रोविलाई। तो पहले दो है ये वलन, इनको कैकरिंग के वलन कहते हैं। इनमें अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें रसाकुर कहते हैं। रसाकुरों के ऊपर पाई जाने वाली यह संरचना जिसे सूक्ष्माकुर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कैकरिंग के वलन, ये कैकरिंग के वलन, तो हमने कहा कैकरिंग के वलन। फिर हमने पढ़ा क्या? रसाकुर। फिर हमने क्या पढ़ा? सूक्ष्माकुर। ये तीनों ही भाग मिलकर इस इलियम पार्ट के अंदर भोजन के पाचन और अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों की बात करें, उनकी सतह को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो याद रखिएगा कि अवशोषण का जो कार्य हो रहा है, भोजन के पाचन का जो कार्य हो रहा है, वो किसमें हो रहा है? इलियम में। ये इलियम के अंदर ये जो पाए जाने वाले कैकरिंग के वलन और सूक्ष्माकुर एंड रसाकुर, ये तीनों ही मिलने से हम कहेंगे इनकी जो क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। किसका? भोजन के पाचन का, और अपन कह रहे हैं अवशोषण की जो सतह होती है ना, वो बढ़ जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है इसका, जबरदस्त क्वेश्चन आता है, जिससे अपन कहते हैं डाइजेशन आसानी से हो पाता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है, वो आते हैं पैर के समूह। क्या पैर के समूह क्या होते हैं? पिचेस ऑफ पैसेज। तो अपन कहते हैं पैर के समूह क्या होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो स्तर होते हैं सब म्यूकोसा और म्यूकेसा के जो स्तर की बात करें, यहां पर आपको ध्यान होगा लसिका गांठें होती है। क्या पाई जाती है? लसिका गांठें पाई जाती है। श्लेष्मिका जो अधश्लेष्मिका भागों के अंदर कहें लसिका गांठें पाई जाती है, या इनको कहते हैं लसिका ग्रंथियां पाई जाती है। इन्हीं को कहते हैं पैरोपिचिस, या अपन कहें पैर के समूह कहते हैं। पिछेस ऑफ पैर कहें या पैर के समूह कहते हैं। और हम एक तरह से इसको जनरली कहें, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि आंत के टॉन्सिल कहते हैं इनको। आंत के क्या कहते हैं? टॉन्सिल कहा जाता है इन्हें। लसिका गांठों को यहाँ पर आंत का क्या कहा जाता है? टॉन्सिल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में आता है लीबर कुंड की गर्तिकाएं। ये भी एक पॉइंट है इसके अंदर। लीबर कुंड की गर्तिकाएं क्या होती है कि ये आंत्र के वलित होने से, इन आंत्र के फोल्डिंग्स होने से नलिकाएं जो आंत्र ग्रंथियां जो बना रही है यहाँ पर, उन ग्रंथियों को यहाँ क्या कहा गया है? लीबर कुंड गर्तिकाएं। जो गर्त बनते हैं, जो खड्डे बनते हैं, उन ग्रंथियों के उन्हें कहा गया है लीबर कुंड ग्रंथिकाएं। लेकिन इसके अंदर 3 कोशिकाएं होती है, देन वेरी इंपॉर्टेंट। एक होती है कलंस कोशिका, एक होती है आंतरीय कोशिका, एक हो गई कलंस कोशिका, एक आंतरिक कोशिका, और एक होती है पेनेथ कोशिका। ये तीनों ही मोर देन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कलंस कोशिकाएं होती है वो म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। जनरली क्वेश्चन आता है ये, तो आपको ध्यान रखना है किसका स्त्रावण करती है? म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावण कौन करती है? कलंस कोशिका करती है। फिर बात आती है कि आंतरिक कोशिका का कार्य क्या है। आंतरिक कोशिकाएं जल एवं जल अपघट्य एंजाइमों का स्त्रावण करती है। याद रखिएगा कि आंतरिक कोशिकाएं जल एवं जल अपघट्य एंजाइमों का स्त्रावण करती है।
है ना। अब बात आई पेनेत कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। पेनेत कोशिकाएं जीवाणुओं को मारने वाले, जीवाणुओं को नष्ट करने वाले लाइसोजाइम जैसे एंजाइमों का स्त्रावण करती है। तो तीनों कोशिकाओं को अच्छे से याद रखिएगा। क्लंच कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, आंतरिक कोशिकाएं जल अपघट्य एंजाइमों का स्त्रावण करती है, पेनेट कोशिकाएं लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावण करती है जो जीवाणुओं को मारने में सहायक होता है। फिर बात एक और आती है कि जो ये सब म्यूकोसा क्षेत्र है, सब म्यूकोसा क्षेत्र, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली श्लेष्मा या श्लेष्मीय ग्रंथियां, सब म्यूकोसा भाग में पाई जाने वाली श्लेष्मीय ग्रंथियां जो ग्रहणी भाग में, जो ग्रहणी भाग में श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, उन्हें बुर्नर ग्रंथियां कहते हैं। क्वेश्चन आता है बुर्नर ग्रंथियां किसे कहते हैं? कि बुर्नर ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो ग्रहणी भाग में श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, और ये श्लेष्मीय ग्रंथियां सब म्यूकोसा भाग में स्थित होती है। इन्हें बुर्नर ग्रंथियां कहा जाता है। ये बहुकोशिकीय ग्रंथियां होती है। तो ये था हमारे शुद्धांत्र की अंदर कहें इलियम की आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसके बाद में आती है बड़ी आंत, जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत।